संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने छेड़ा उलगुलान। जामताड़ा में तीर धनुष लेकर सड़कों पर उतरे लोग। विधानसभा के बजट सत्र का आज 17वां दिन। सदन में भोजनावकाश के बाद बजट अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। लोकहित और विकास के मुद्दों की सदन में गूंज। साहेबगंज के मंडरो स्थित आदिम जनजाति पहाड़िया गांव में संदिग्ध बीमारी से 5 बच्चों की मौत। विश्व तपेदिक दिवस पर देश भर में कई जागरूकता कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। और सरायकेला में राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का समापन। शिक्षा मंत्री का 3 स्थानों पर बॉक्सिंग केंद्र खोलने का ऐलान। रांची में अस्मिता हॉकी का फाइनल आज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। इस वक्त की तमाम ताज़ा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भाजपा नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठ संथालों की जमीन अस्मिता की रक्षा के लिए उलगुलान का ऐलान कर दिया है। जामताड़ा के दुलाडीह स्थित नगर भवन में समाज के लोगों के साथ विमर्श के बाद उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण संथाल परगना की डेमोग्राफी में तेजी से बदलाव हो रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने संथाल परगना के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन भी किया। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गरमाता दिख रहा है। स्थानीय लोग तीर धनुष लेकर अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। संथाल परगना धरती में उनका जमीन को बचाना है, उसका अस्तित्व को बचाना, अस्मिता को बचाना, ये सारी बात है। इसीलिए आज हम यहाँ पर एक समाज के बीच में जाकर सारी बात हम कहने जा रहा हूँ। संसद में आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के सांसदों ने जोरदार हंगामा किया, जिसे प्रश्नकाल की कार्यवाही दोनों ही सदनों में बाधित रही। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आज वित्त विधेयक पारित करने का प्रस्ताव रखने जा रही हैं। राज्यसभा में भी कई विधायी कार्य आज सूचीबद्ध हैं। संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और इस संविधान को हमने क्यों करेंगे ये लोग नहीं। इधर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 17वां दिन है। भोजनावकाश के बाद बजट अनुदान मांगों पर आज भी चर्चा होनी है। इस सप्ताह सरकार द्वारा सदन में कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को भी लाया जा सकता है। सदन में आज प्रश्नकाल सुचारू तरीके से चला और प्रभारी मंत्रियों ने सदस्यों के सवाल के जवाब भी दिए। 2024 को उन्होंने कैबिनेट से निर्णय लिया कि हम यहाँ जाति जनगणना कराएंगे। अध्यक्ष महोदय और इन्होंने नोडल एजेंसी के रूप में कार्मिक प्रशासनिक विभाग को चुना है। मेरा इतना ही आग्रह है कि यहाँ तो इन्होंने बेहतर निर्णय लिया, लेकिन 1 साल 1 महीने हो गए। इसके बाद तेलंगाना ने अध्यक्ष महोदय निर्णय लिया, जो कि अब वहां जनगणना हो चुका है। और इसलिए स्वीकार करती है, चूंकि इससे सहमत है और उन्होंने स्पष्ट किया कि फरवरी में ही इस पर सरकार ने ये चिट्ठी निकाला। फिर इसमें इसलिए प्रक्रियाधीन हम लोग लिखे अध्यक्ष महोदय, जैसे 19/7/2024 को झारखंड कार्यपालिका नियमावली में संशोधन करते हुए इसको कार्मिक विभाग को ये काम का जिम्मा सौंपा। फिर कार्मिक विभाग से 4/3/2025 को फिर इस संबंध में एक आदेश निकालिए कि इसमें कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन एजेंसी करेगी और किस किस स्तर से इस काम को करना है, उसमें कितना वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता है, ये सारी चीजें हैं।
रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने सिरमटुली फ्लाईओवर के रैंप निर्माण विवाद के समाधान की दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सभी वर्गों से बैठकर विवाद का जल्द समाधान करने का आग्रह किया है। श्री सेठ ने कहा है कि सरना स्थल के पास रैंप का निर्माण होना है। सरना स्थल आस्था का बड़ा केंद्र होता है। रक्षा राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि निश्चित रूप से शहर का विकास होना चाहिए, लेकिन इसमें सभी के धार्मिक आस्था और भावनाओं का ख्याल भी रखा जाना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सिल्ली और पलामू में प्रशासनिक अधिकारियों और वन कर्मियों पर किए गए हमले को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार नतमस्तक है। प्रशासनिक निष्क्रियता और ढुलमुल रवैये के कारण राजस्व नुकसान के साथ साथ कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री से स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बलमुचू ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। घाटशिला में पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में वर्तमान में हमारी सरकार है और कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री सरकार में शामिल हैं। फिर भी कार्यकर्ताओं को नहीं लगता कि राज्य में हमारी सरकार है। इस दौरान उन्होंने अन्य समसामयिक मुद्दों पर भी चर्चा की। इधर बेंगलुरु में आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक कल संपन्न हो गई। इस बैठक में जहां भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई, वहीं कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। मोहन कश्यप को झारखंड के सह प्रांत कार्यवाह का दायित्व सौंपा गया है। वे धनंजय कुमार की जगह लेंगे। कई अन्य प्रांतों में भी यह बदलाव किया गया है। इधर रांची में आज आरएसएस द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में लिए गए निर्णयों से अवगत कराया जाएगा। पश्चिम सिंहभूम के संथाल समुदाय द्वारा स्थानीय पिल्लई हॉल में मैदान में हर्ष उल्लास के साथ 19वां बाहा दिशोम पर्व मनाया गया। इस आयोजन में पश्चिमी सिंहभूम के अलावा अन्य जिलों के भी संथाल समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान राज्य की सुख समृद्धि और संस्कृति के भी दर्शन हुए। बाहा पर्व को लेकर पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना भी की गई। इस मौके पर आयोजन समिति के अध्यक्ष जयराम टुडू समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस महीना में वो नया तन से प्रकृति ढकती है, फल फूल देने लगती है। तो हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं और हम लोग जब तक अपना जो ये मरंग गुरु है, जहर आयो है, लीटा गोसाई है, हमारा देवी देवता को जब तक हम लोग उसको अर्पण नहीं करते हैं, अर्पित नहीं करते हैं, तब तक हम लोग उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले उनको अर्पण करते हैं, उसके बाद तब जा करके हम लोग इसको लेना शुरू करते हैं। इधर रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में ईद, सरहुल और रामनवमी समेत अन्य पर्व त्योहारों को लेकर केंद्रीय शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने सभी से भाईचारे के साथ पर्व त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पुलिस प्रशासन की कड़ी निगाह रहेगी। साथ ही विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी। इधर लद्दाख में सड़क दुर्घटना में शहीद सिमडेगा के लाल किशोर बाड़ा का पार्थिव शरीर कल उनके पैतृक गांव सदर प्रखंड के नानेसेरा तुरतुरी पानी लाया गया। विधायक भूषण बाड़ा, उपायुक्त अजय कुमार सिंह समेत अन्य लोगों ने उन्हें विनीत श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी शहादत को नमन किया। विधायक ने शहीद के परिजनों को ढाढ़स बधाया और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया।
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 24 और 25 मार्च को प्रस्तावित देशव्यापी बैंक हड़ताल को स्थगित कर दिया है। इस सिलसिले में सरकार और बैंक यूनियन के बीच बातचीत हुई। उनकी मांगों पर विचार का आश्वासन मिलने के बाद यूनियन ने हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। राज्य में नक्सलियों के सफाई को लेकर पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है। ताजा आंकड़े के मुताबिक इस वर्ष अब तक सुरक्षा बलों ने 70 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इस अवधि में नक्सलियों के साथ कुछ इनकाउंटर भी हुए, जिसमें 5 नक्सली ढेर हुए और 2 ने हथियार डाल दिए। अभियान के दौरान पुलिस ने लूटे गए 12 हथियार भी बरामद किए हैं। कुछ नक्सलियों ने मुख्यधारा में शामिल होते हुए पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण भी किया है। मादक पदार्थों के खिलाफ भी पुलिस एक्शन मोड में है। सिमडेगा के रास्ते ओडिशा से गांजा लेकर बांग्लादेश जा रहे एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ठेठई टांगर थाना क्षेत्र में एक बस को रोका। बस में सवार लोगों ने बताया कि वे ईद मनाने के लिए मुर्शिदाबाद जा रहे हैं। तलाशी के क्रम में एक व्यक्ति के पास से 10.5 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। सूचना मिली, जिसके आधार पर टी टांगर थाना के गश्ती दल एवं थाना प्रभारी द्वारा कोई एक्शन लेते हुए बोलवा मोड़ के पास चेकिंग अभियान चलाया गया। उसी समय करीब 12:50 बजे के लगभग में पास पहुंचे, उसको रोक के चेकिंग की गई और तलाशी ली गई। तो एक गांजा में 2 बैग में कुल करीब 10.5 किलो गांजा बरामद किया गया और उसमें से एक व्यक्ति को, जो जिसका बैग में गांजा मिला, करीम शेख, ये जो मुर्शिदाबाद का है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इधर रांची में डोरंडा फायरिंग मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान जारी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों डोरंडा में गोलीबारी की घटना में 4 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने बताया कि पुराने विवाद और वर्चस्व को लेकर यह गोलीबारी हुई थी। इधर पाकुड़ में प्रोजेक्ट प्रारंभ के तहत पीएम श्री स्कूल के विद्यार्थियों को जिला प्रशासन द्वारा शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने पार्क, रेलवे स्टेशन, स्टेडियम, मार्टिलो टावर और समाहरणालय समेत अन्य स्थानों का भ्रमण किया। इस बीच बच्चों को जल संरक्षण, जल संचयन समेत सामाजिक कुरीतियों के खात्मे के लिए प्रेरित भी किया गया। बच्चों ने शैक्षणिक भ्रमण को काफी ज्ञानवर्धक बताया। पूरे जिले के डिफरेंट स्कूल से बुलाकर शैक्षणिक भ्रमण सह आत्मविश्वास बढ़ाने का जो टूर कराया जा रहा है, इसमें हम लोग सभी बच्चों को डिफरेंट एक्सपोजर दे रहे हैं, जैसे कि डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस, कलेक्टेरिएट, देन आपके पार्क हैं, जो खेल के मैदान है हम लोगों के, रेलवे स्टेशन हो गया, आपका थाना हो गया। इसके अतिरिक्त जो हम लोग कैसे फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको देखना। हमारा ये सौभाग्य है कि हमें ऐसा मौका मिला और हम जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि हमें क्या देखने वाले हैं, कैसे बना, इसलिए बना, ये सब जानने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं और हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम बहुत कुछ इसमें सीखेंगे, बहुत कुछ इसमें जानेंगे। जैक, मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शुरू होगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस काम के लिए 60 केंद्र बनाए गए हैं और मूल्यांकन कार्य सीसीटीवी की निगरानी में होगा। अप्रैल के अंत तक मूल्यांकन कार्य पूर्ण होने की संभावना है। 10 जून तक मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परीक्षाफल जारी हो सकता है।
महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में रांची के CMPDI कैंपस में 3 दिवसीय उमंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। रांची के कांके स्थित CMPDI परिसर के रविंद्र भवन में महिलाओं के हस्तकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उमंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को आयोजित करने में फोरम ऑफ वीमेन पब्लिक सेक्टर और कस्तूरी महिला सभा का अहम योगदान रहा। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों में जानकारी हो रही है कि महिलाएं ये काम कर करके बेच रही हैं। वो साथ में अपना कार्ड भी दे रही हैं कि अगर कोई जा कर के इसके बाद भी वहाँ उनसे लेना चाहे तो वो जरूर कांटेक्ट कर सकता है। ये दुनिया ऐसी है कि क्या तारीफ के लिए शब्द नहीं है। कि घर में बैठी महिलाएं भी इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दे सकती हैं, सोच के परे है। तो ये प्लेटफॉर्म उन्हें मिलना चाहिए, मौका मिला है उन्हें। उमंग प्रदर्शनी में झारखंड, बिहार, उड़ीसा, असम, केरल समेत कई राज्यों और झारखंड के विभिन्न जिलों की महिलाओं ने स्टॉल लगाए, जो कि काफी उत्साहित नजर आई और हस्तकरघा उत्पादों से अवगत कराया। तो ये रांची के क्लाइमेट से ही हम लोग और यहाँ का ड्राई स्किन होता है सबको, इसलिए हम लोग ये सब बनाते हैं ताकि लोगों को स्किन के लिए कोई नुकसान नहीं हो जाए। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि रियल फ्लावर ज्वेलरीज, वरमाला प्रिजर्वेशन, क्लॉक्स वगैरह। हमारी 5 लोगों की टीम है जिसमें से 3 महिलाएं हैं और हम लोग इस तरीके से काम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आगे बढ़ पाए। उमंग प्रदर्शनी के दौरान हस्तकरघा उद्योग के साथ साथ मिलेट्स से बने खाद्यान्न के स्टॉल्स भी लगाए गए, जहां मोटे अनाजों से बने खाद्यान्न बिकते नजर आए। हमारे पास रागी के केक्स हैं और सोनाचूर चावल जो गांव में उगाया जाता है उसके धुसके बनेंगे आपको। मूंग दाल के ये हैं, दही बड़े हैं और रागी मिलेट्स। हमारे जो समय था मॉडर्नाइजेशन की वजह से मिलेट्स थोड़ा सा पीछे रह गया था, लेकिन अभी भारत सरकार का ये बहुत ही अच्छा योगदान है कि मिलेट्स में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देश के विकास में आधी आबादी की महती योगदान है। उनकी सहभागिता के बगैर समग्र विकास की अवधारणा को मूर्त रूप देना मुमकिन नहीं है। DD न्यूज के लिए सौरभ के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। और अब मौसम का हाल। राज्य में एक बार फिर से तापमान बढ़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। 29 मार्च तक मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। साहिबगंज के मंडरो प्रखंड अंतर्गत आदिम जनजाति पहाड़िया गांव में संदिग्ध बीमारी के कारण 5 बच्चों की मौत हो गई, जिसमें गांव में मातम पसर गया है। गांव के दर्जनों बच्चे, बूढ़े और अन्य लोग भी बीमार हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी की वजह से वे लोग मरीजों का सही तरीके से इलाज नहीं करा पा रहे हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग की टीम को इलाके में भेजा गया है। CHO रवि कुमार जटाल ने बताया कि गांव के 37 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई है। यह कौन सी वायरल बीमारी है, जांच के बाद ही मालूम हो पाएगा। मरीजों में मलेरिया और डायरिया जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। रोड भी खराब है तो वहाँ कोई नहीं जाते हम लोग, तो हम लोग भी ऐसा। यहाँ पर तो मंडरो भी बहुत दूर है। हम लोग पैसा वाला तो पैसा देख के तो किसी तो इलाज करेगा, आप लोग गरीब आदमी कैसे इलाज कर सकेंगे। विश्व तपेदिक दिवस पर आज झारखंड समेत देश भर में कई तरह के जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और निर्देश पर टीबी मुक्त भारत अभियान काफी कारगर साबित होता दिख रहा है। देश में टीबी संक्रमण दर में 17% और मृत्यु दर में 21% की गिरावट दर्ज की गई है। आइए टीबी की बीमारी और इसके उपचार से संबंधित देखें ये खास रिपोर्ट। तपेदिक रोग कई लोगों को प्रभावित करता है। टीबी फेफड़ों का संक्रमण है जो जीवाणुओं के कारण होता है। तपेदिक रोग सक्रिय टीबी वाले व्यक्ति से उसके आसपास रहने वाले लोगों में फैल सकता है। टीबी कई प्रकार की होती है, जिसमें से फेफड़ों की टीबी एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। जब सक्रिय टीबी का रोगी खांसता या छींकता है तो उसके नाक या मुंह से निकली बूंदों में ये जीवाणु उपस्थित होते हैं जो हवा में फैल जाते हैं। उस समय आसपास रहने वाले व्यक्तियों में उनके सांस लेने पर ये जीवाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं।
टीबी को हराने के लिए और देश को जिताने के लिए हर समाज की, हर जन की बहुत ही इम्पोर्टेंट भागीदारी अब हो चुकी है। पहले भी थी। देश को हम टीबी से मुक्त करने की कगार पे खड़े हैं, तो अब ये जिम्मेवारी और भी हो जाती है। सबसे पहले जिम्मेवारी है व्यक्ति की कि अगर मुझे लक्षण है खांसी के, बुखार के, वजन कम होने के, तो टीबी के लक्षण होते हैं, तो मुझे अपनी पहले तो जांच करानी है। हो सकता है टीबी ना ही हो, और अगर टीबी होगा तो मुझे अपना इलाज करना है। दूसरी बात यह है कि हमें जिन व्यक्तियों को टीबी है उनको किसी तरह से उनको नीचा नहीं दिखाना है, उनको हीन भावना नहीं आनी चाहिए। ये स्टिग्मा जो है वो फिर लोग समझते हैं कि मुझे छुपाना है। छुपाने का अब टाइम नहीं है। आप छुपाएंगे अपने लिए नुकसान करेंगे। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। इस से टीबी मरीजों की पहचान करना, जल्द से जल्द पहचान करना, उनका संपूर्ण जांच मुफ्त में किया जाता है। जांच करने के बाद अगर कंफर्मेशन आता है उन्हें ये रोग है, तो उसका संपूर्ण इलाज, जो दवा उसमें दी जाती है, 6 महीने से लेकर 9 महीने तक का शेड्यूल रहता है। निक्षय पोषण योजना के तहत 1000 रुपया प्रति माह मरीज के खाते में देते हैं 6 महीने तक, और जब तक उसका पूरा इलाज पूर्ण नहीं हो तब तक के लिए वो चलता है। यदि टीबी का पूरा इलाज न लिया जाए या इलाज बीच में ही छूट जाए तो सामान्य टीबी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में बदल जाती है और टीबी की सामान्य दवाएं उस पर असर नहीं करती। ऐसे में जटिलताएं बढ़ जाती हैं। सतर्कता और सावधानी टीबी के खिलाफ जंग को जीतने का प्रभावशाली उपाय है। टीबी को हराने में सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में बच्चों के लिए बनने वाले मध्याह्न भोजन में तेल के उपयोग में 10% तक की कमी लाने के लिए राज्यों के शिक्षा विभाग को एडवाइजरी जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम में मोटापा की समस्या के प्रति देशवासियों का ध्यान आकृष्ट कराया था। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया कि बच्चों में मोटापा और ओवरवेट की समस्या तेजी से बढ़ रही है, जिसको लेकर जन जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। मोटापे से छुटकारा पाने के लिए जारी एडवाइजरी में कई उपाय भी सुझाए गए हैं। ओबेसिटी यानी मोटापा, एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक स्टडी के मुताबिक आज हर 8 में से 1 व्यक्ति ओबेसिटी की समस्या से परेशान है। बीते वर्षों में ओबेसिटी के मामले 2 गुने हो गए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। WHO का डेटा बताता है कि 2022 में दुनिया भर में करीब 250 करोड़ लोग ओवरवेट थे, यानी आवश्यकता से भी कहीं ज्यादा वजन था। ये आंकड़े बेहद गंभीर है और हम सभी को सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को, बीमारियों को भी जन्म देता है। हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% 10% की कमी करना। आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल उपयोग करेंगे। आप तय कर सकते हैं कि जो तेल खाने के लिए खरीदा जाता है, खरीदते समय ही अब 10% कम ही खरीदेंगे। ये ओबेसिटी कम करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव
टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से दे सकते हैं। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में कल 3 दिवसीय राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता संपन्न हो गई। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि घाटशिला में, सरायकेला और चाईबासा में बॉक्सिंग केंद्र खोले जाएंगे। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद थे। विभाग में है और उसको हम लोग प्रतिवर्ष खेल का आयोजित करके उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं इस खेल को भी उस स्कूल विभाग के साथ जोड़ने का मेरा एक प्रयास रहेगा। आने वाले समय में इसको जिला स्तर से बॉक्सिंग का जो प्रतिभा है, उसी का जो टूर्नामेंट है, प्रतियोगिता है, इसे जिला स्तर से हर जिला में या प्रखंड स्तर से इसको खुलवाने का मैं अपने विभाग का प्रयास करूंगा। इधर रांची में महिला अस्मिता हॉकी लीग अब समापन की ओर है। आज खिताबी मुकाबले खेले जाएंगे। जूनियर वर्ग का फाइनल सिमडेगा और हजारीबाग के बीच होगा। वहीं सब जूनियर वर्ग का खिताबी मुकाबला सिमडेगा और रांची के बीच खेला जाएगा। कल सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए जिसमें उम्दा हॉकी देखने को मिली। रांची में इंटर स्कूल एंड कॉलेज कराटे चैंपियनशिप शुरू हो गई है। कल प्रतियोगिता के पहले दिन रांची के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर 18 स्वर्ण पदक जीते। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के दौरान रांची के पूर्व उप महापौर अजय नाथ शाहदेव समेत अन्य लोग मौजूद थे। रांची के उदीयमान क्रिकेटर रॉबिन मिंच कल आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस की ओर से मैदान में उतरे। हालांकि चेन्नई के खिलाफ इस मैच में वे कुछ खास नहीं कर पाए। रॉबिन मिंच झारखंड के आदिवासी समुदाय के पहले क्रिकेटर हैं जिनका आईपीएल में पदार्पण हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 24 मार्च साल 1982 से विश्व तपेदिक रोग यानी विश्व टीबी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन टीबी का कारण बनने वाले जीवाणुओं की खोज के 100 वर्ष पूरे हुए थे। दरअसल यह तारीख साल 1882 में उस दिन को चिन्हित करती है जब डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने घोषणा की थी कि उन्होंने टीबी का कारण बनने वाले जीवाणुओं की खोज की है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य टीबी महामारी को समाप्त करने के प्रयासों को बढ़ावा देना और साथ ही टीबी के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाना है। 24 मार्च साल 2008 को भूटान में पहला आम चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव लड़ने के लिए भूटान के चुनाव आयोग द्वारा 2 दलों को पंजीकृत किया गया। मुकाबला जिग्मे थिनले के नेतृत्व वाली भूटान पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पार्टी और सांगे नेगडूप के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच था। डीपीटी ने 47 में से 45 सीटों पर जीत हासिल करते हुए चुनाव जीता। जिग्मे थिनले ने 2008 से 2013 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। साल 1907 में वांगचुक वंश सत्ता में आने के बाद लगभग 99 सालों तक भूटान में राजशाही रही। और इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने छेड़ा उलगुलान। जामताड़ा में तीर धनुष से लेकर सड़कों पर उतरे लोग। विधानसभा के बजट सत्र का आज 17वां दिन। सदन में भोजनावकाश के बाद बजट अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। लोकहित और विकास के मुद्दों की सदन में गूंज। साहिबगंज के मंडरो स्थित आदिम जनजाति पहाड़िया गांव में संदिग्ध बीमारी से 5 बच्चों की मौत। विश्व तपेदिक दिवस पर देश भर में कई जागरूकता कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। और सरायकेला में राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का समापन। शिक्षा मंत्री का 3 स्थानों पर बॉक्सिंग केंद्र खोलने का ऐलान। रांची में अस्मिता हॉकी का फाइनल आज।